हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री है और इस चैप्टर का देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है, और आपको बता दें, इसको हम बहुत ही संक्षेप में कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में इसको खत्म करने। है तो चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इसको 2 या 3 वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए बने रहिएगा। द स्टोरी ऑफ हेलमुथ, ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है, एक कहानी है हेलमुथ की। जो हेलमुथ नाम का लड़का है वो 11 साल का है और वो जो है जर्मन का रहने वाला है। तो 11 साल का एक जर्मन का लड़का है जो जिसके पिताजी एक जाने माने डॉक्टर हैं, और वो एक दिन क्या है अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। तभी हेलमुथ ने क्या किया, उनकी बातों को सुन लिया और हेलमुथ के पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है एंटायर फैमिली को खत्म कर लेने का, सुसाइड कर लेने का। तो इस चीज को उसने सुना और उनके पिताजी जो है अगले दिन जो है शाम को खूब गए घूमने के लिए, पार्क वगैरह में घूमे, गाना गाना गाया, सब कुछ किया। फिर अगले दिन जो ऑफिस में गए तो उन्होंने जाके अपने आप को ऑफिस में गोली मार ली और अपने जो नाजिज्म के कपड़े थे डॉक्टर जो पहनते थे वो फायर प्लेस में फैमिली में जला दिया था। तो गोली मार ली। तो जब उस लड़के ने ये दृश्य देखा तो वो तो अचंभित रह गया, ये क्या हो गया। तो आपको बता दें, लड़का इतना डर गया था इस सारी घटनाओं को देखकर, उसने लगभग 9 सालों तक घर में कुछ खाना ही नहीं खाया, बाहर ही खाया, घर का खाना ही नहीं खाता। उसको डर लगता था कहीं कोई जहर ना दे दे, हमको मार दे। समझा गए। तो वही 11 साल का जो 11 ईयर्स ओल्ड जर्मन है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो नाजिज्म आइडियोलॉजी में डले हुए थे। अर्थात जो उसके पिताजी थे वो सपोर्टर ऑफ नाजिज्म थे, हिटलर के अनुयायी थे। ठीक है। और हिटलर तो आप जानते हैं, अभी आने वाले समय में इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कितना बड़ा अत्याचारी था। हिटलर को दिखाया गया इस चैप्टर में। तो इसीलिए अब क्या हो गया कि कहानी को आगे जोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा क्यों उसने गोली मार ली, क्यों खत्म कर लिया। क्योंकि तख्ता पलट गया है। अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। जो सत्ता है जर्मनी की वो अब आ गई है एलाइड के पास, एलाइड पावर्स के पास आ गई है। तो डॉक्टर साहब को लगता था कि ऐसा ना हो कि अब वो लोग जीत गए हैं, जो अत्याचार हमने जीव्स के साथ या दूसरे जातियों के साथ किया है, अब वो जर्मन हमसे जो जर्मन ने लोगों ने के साथ किया है, और ऐसा ना हो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करें जो अत्याचार हमने किया है। और इसी डर की वजह से उसने अपने ऑफिस में जाके गोली मार ली थी। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी स्टोरी को कहीं ना कहीं आखिरी में आप समझ जाएंगे। इन मई 1945 की बात है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलाइज के सामने। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। 1945 को मई का महीना था। जर्मनी ने एलाइज के सामने, एलाइज पावर के सामने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया। और एलाइज पावर ने क्या किया, वहां पर जर्मनी में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना ली, सेटअप कर ली। कहां पर? न्यूरमबर्ग में। तो जर्मनी में एक जगह है न्यूरमबर्ग, वहां पर ब्रिटिश ने जो है यानी कि एलाइज ने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना ली। ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भी इस अत्याचार के दोषी हैं उनको दंड दिया जा सके, लोगों की बात सुनी जा सके और फैसला किया जा सके। एक तरह से कोर्ट का काम कर रहे थे। अब फैसला क्या था कि जो वहां पर गलत काम किए गए हैं, हिटलर ने जो लोगों के साथ गलत किया उसका दंड दिया जाए। इसीलिए इसका बनाने का मकसद था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का। और किस लिए? जो क्राइम्स अगेंस्ट द पीस, शांति को भंग करने के लिए जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं, वार क्राइम्स किए हैं, युद्ध में जो क्राइम्स किए हैं उसके लिए, कितने लोगों को मार दिया था उसके उसके लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए हैं उसके लिए दोषी दिया जाएगा। और आपको बता दें, न्यूरमबर्ग में जो ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था कोर्ट, इसने केवल 11 लोगों को, जबकि इतना जघन्य अपराध किया था, उसने केवल 11 लोगों को डेथ, कंडेम टू डेथ सेंटेंस सुनाया।
यानी कि केवल 11 लोगों को मृत्युदंड दिया और बाकी ज्यादातर लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया। ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया। ये सजा सुनाई थी। फिर ये क्या हुआ, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, तो जर्मनी ने जो है क्या किया, एक जीनोसाइडल वॉर किया। उसने एक बहुत बड़ा कोहराम वाला युद्ध, बहुत बड़े स्तर में। जीनोसाइडल होता है जब एक लार्ज संख्या में, एक बहुतायत संख्या में लोगों को मारा जाता है, तो वो उसको बोलते हैं जीनोसाइडल वार। उस वार में क्या हुआ, तमाम सारे नंबर्स किल्ड हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो वहां पर यहाँ पर लिखा हुआ कितने लोग मारे गए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आ जाता है कितने लोग मारे गए, तो आपको याद रखना होगा 6 मिलियन जीव्स मारे गए। जीव्स को कहा जाता है यहूदी। तो 6 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो लगभग 60 मिलियन जीव से है यहूदी मारे गए थे। 2 लाख जिप्सीज को मारा गया, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, यानी पॉलिश बोला जाता है जो पोलैंड में रहते थे, तो पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश सिविलियन, उनको भी मारा गया। 70,000 जर्मन्स को मारा गया। और जर्मन्स मतलब कौन थे, हु वर कंसीडर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज, जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे, तो वो किसी काम के नहीं थे, तो ऐसे जर्मन्स को भी हिटलर ने क्या कर दिया, मरवा दिया। थाउजेंड्स हु अपोज नाजिज्म, और ऐसे हजारों लोगों को जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी नाजिज्म, उसके खिलाफ थे, जो उसका विरोध करते थे, ऐसे हजारों लोगों को मरवा दिया। द नाजीज सेंड द पीपल इनटू गैस चैम्बर, नाजीज ने क्या किया, ऐसे लोगों को, इन लोगों को गैस चैम्बर में फिकवा देता था, डलवा देता था। और वो गैस चैम्बर कहाँ थे, इन प्लेसेस लाइक ऑस्टविच, ऑस्ट्रिच जैसे जो जगह थी जहां पर गैस चैम्बर बनवा रखे थे, और तमाम सारे यहूदी और जिप्सीज होते थे, उनको उसी में गैस चैम्बर में डलवा देता था, और जहां पर वो क्या होते थे, दम तोड़ देते थे और गैस छोड़ देता था जहरीली, जिसके कारण वहां दम तोड़ देते थे। समझ में आई बात। आगे देखते हैं, बर्थ ऑफ वीमियर रिपब्लिक। बर्थ माने होता है जन्म, वीमियर रिपब्लिक का जन्म जो है जर्मनी में कैसे हुआ। तो आपको मालूम है सेंट्रल पावर में आती है कंट्री जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आती हैं, ये सेंट्रल पावर होती हैं। एलाइज पावर होती हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में 1970 में यूएसए भी आ गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर और एलाइज पावर के बीच में क्या हुआ, फाइटिंग हुई, युद्ध हुआ, जिसमें विनर कौन हुआ, जिसमें विनर हुआ एलाइज पावर, एलाइज पावर जीती। समझ में आ गया। और जीती कैसे, पहले तो सेंट्रल पावर में जो जर्मनी था, तो वो पहले जीतता चला गया, उसने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया, और उसको लगा हम इनको हरा देंगे। तो फ्रांस और बेल्जियम को जीतने के बाद एलाइज पावर को लगा हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, बिना किसी की मदद के हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जर्मनी आगे बढ़ता जा रहा है, उसने फ्रांस जीत लिया, बेल्जियम जीत लिया, और आगे भी जीत लेगा। तभी उसको यूएसए को जो है एलाइज पावर में शामिल कर लिया गया 1917 में। और 1917 में जैसे ही यूएसए आया, तो वार क्या हो गया, बाय नवंबर 1918 में द वार वाज ओवर। पहले लग रहा था ये वार जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 1914 में कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना टाइमिंग, कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वार एक्सटेंड हो गया, लंबे समय तक चला। आप समझ सकते हैं 1914 से स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1918 में खत्म हुआ, जब यूएसए आया, जिसमें युद्ध में तमाम सारे रिसोर्सेज खर्च हुए, यूरोप के रिसोर्सेज खर्च हुए, यूरोप का बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ। लड़ाई में तो वैसे भी पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, आप तो जानते ही हैं। तो इतने लंबे युद्ध के बाद फाइनली नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया। फिर द डिफीट ऑफ जर्मनी, आप तो जान ही गए, जर्मनी की हार हो गई, यानी कि सेंट्रल पावर हार गया। वहां जर्मनी की हार के बाद जो वहां का एम्परर था, एब्डिक्शन, उसने अपने पद छोड़ दिया, त्याग त्याग दे दिया, एब्डिक्शन कर दिया, छोड़ दिया। अब दूसरे वहां पर मौका मिल गया नेशनल असेंबली को, वहां की जो नेशनल असेंबली थे उसको मौका मिल गया, उन लोगों, उनके सदस्य जो है
वो जाकर वीमियर जगह एक है जर्मनी में, वहां पर मीटिंग की गई, विच मेट एट वीमियर। नेशनल असेंबली के सारे सदस्य जो है वीमियर में जाकर, जिसमें सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सभी आते हैं, कैथोलिक भी आते हैं, वो सब जाके वहां पर क्या हुए, मिले, और उन्होंने स्टैब्लिश कर ली एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किस आधार पर? विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है ना, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उन्होंने वहां पर एक गवर्नमेंट बना ली। शॉर्ट में कह सकते हो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई नेशनल असेंबली के द्वारा। उसी को हम वीमियर, अब वीमियर को रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वीमियर में मीटिंग होने के बाद बनी, इसलिए इस गवर्नमेंट का नाम क्या रखा गया? वीमियर रिपब्लिक। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे वीमियर रिपब्लिक के। वीमियर रिपब्लिक जो है वॉज नॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पीस ऑफ ट्रीटी। वीमियर रिपब्लिक जो है कभी भी फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि उसने जो है एक पीस ट्रीटी करी थी किनके बीच में? एलाइज पावर के साथ, जिसमें पीस ट्रीटी जो है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बोलते हैं, कब हुई थी? 1919 में। याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है 1919 में जो हुई थी, वहां की जनता जर्मनी की वीमियर रिपब्लिक को दोषी ठहराती थी कि आपने जो समझौता एलाइज के साथ किया है, जिसके कारण हमारे देश की दुर्दशा हो गई, हमारे देश की हालत खस्ता हो गई। उस ट्रीटी में क्या क्या हुआ, अब हम बताने जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे कितना नुकसान हुआ जर्मनी का। एक तो वॉज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग हुई, उसमें जर्मनी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, जान माल सबका हुआ। जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज एज ए कॉलोनीज, और जर्मनी ने जो ओवरसीज कॉलोनी बना रखी थी, ओवरसीज कॉलोनी, यहाँ पर ई होगा, ओवरसीज कॉलोनी बना रखी थी, वो सारी खो दी। ओवरसीज होती है दूसरे देशों में अपनी गवर्नमेंट अपना कब्जा करना, वो सब खो दिया। और उसने, जर्मनी ने ए 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इस ट्रीटी के तहत उसने अपनी 1/10 पॉपुलेशन, यानी कि 1/10 पॉपुलेशन खो दी। 13% जो है अपने टेरिटरीज को खो दिया, अपने क्षेत्र की टेरिटरीज को देना पड़ा उसको। 75% आयरन, जो उसके जर्मनी में 75% आयरन था, वो देना पड़ा एलाइज को। 26% इट्स कोल, और अपने देश का 26% कोयला जो है वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। लगभग 15 सालों तक देना पड़ा, ये एग्रीमेंट हुआ था। और जर्मनी की जो सेनाएं थी, आर्मी, तो उसको डीमिलिटराइज कर दिया। अब तुम ज्यादा सेनाएं नहीं रख सकते, यहाँ तक कि एयरफोर्स खत्म हो गई, नेवी भी कम कर दी गई, और जो वो होते हैं ना आर्मी, उसको भी कम कर दिया गया संख्या को। और उस पर 6 बिलियन पाउंड्स का जो है कंपनसेशन लगाया गया कि आप इस युद्ध के दोषी हैं, इसलिए आपको 6 बिलियन पाउंड्स चुकाना होगा। और जब वो, और उसका जो राइनलैंड था, जो रिच रिसोर्सेज था, तो ये एलाइज की आर्मीज थी, उसने उस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी का एक राइनलैंड था, बहुत ही रिच रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज मतलब यहाँ कोयला वोयला बहुत ही, आयरन वगैरह मिलता था। तो उस रिसोर्स को जो है एलाइज की आर्मीज ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से उसने जो है उसको बहुत चोट पहुंचाई, फाइनेंशियली पहुंचाई, और उसकी टेरिटरी भी ले ली, उसकी मिलिट्री भी कम कर ली। तो इसी का दोषी मानते हैं कौन? जर्मनी की जो आम जनता है, खास तौर पर जो कंजर्वेटिव है, जो वहां पर जो कंजर्वेटिव लेते हैं, अर्थात जो राजा के समर्थक हैं, वो उसको दोषी ठहराते हैं। और जो सोशलिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, डेमोक्रेटिक्स हैं, वो तो इनके सपोर्टर हैं वीमियर रिपब्लिक के। वो नहीं, जो कंजर्वेटिव हैं, जो राजाओं के समय के लोग थे, वो लोग जो है इस चीज का दोषी ठहराते हैं किसको? वीमियर रिपब्लिक को। समझ में आई बात? अब चलते हैं अगले टॉपिक में, द इफेक्ट ऑफ वार। भाई जब युद्ध होता है तो उसके इफेक्ट भी तो नजर आते हैं। तो यहां लिखा है, द वार हैड अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली ऑन द इंटायर कंटिनेंट। युद्ध का एक बहुत ही भयावह प्रभाव जो है देखने को मिला, एक फाइनेंशियली मुद्रा के रूप में, और साइकोलॉजिकली यानी कि पूरे कंटिनेंट में, पूरे कंटिनेंट में, यूरोपियन कंटिनेंट में देखने को मिला। क्या देखने को मिला? जो देश पहले यूरोप में क्रेडिटर हुआ करते थे,
लोगों को लोन देते थे, पैसा उधार देते थे। अब उनकी हालत युद्ध के बाद ये हो गई, वो डेप्टर हो गए, कर्जदार हो गए, उनको लेना पड़ा, समझ लीजिए आप। ये भयावह स्थिति हो गई थी युद्ध के बाद। वीमियर रिपब्लिक फाइनेंशियली क्रिपल। वीमियर रिपब्लिक जो वहाँ की जर्मनी की गवर्नमेंट थी, वो आर्थिक रूप में बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, चरमरा गई थी। जो सपोर्टर थे वीमियर रिपब्लिक के, वो कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट्स थे। जिन्होंने, जो सदस्य थे वीमेर रिपब्लिक के, जो डेप्टीज थे, जिनको चुना गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज होती ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके तहत जो भी डेप्टीज चुने गए थे उन्हीं ने सरकार बनाई थी। तो वीमियर रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे। इन्हीं को बाद में क्या कहा गया? नवंबर क्रिमिनल कहा गया। ये वहां के लोगों ने कहा कि ये नवंबर के क्रिमिनल हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में उन्होंने क्या की थी? ट्रीटी की थी। तो नवंबर क्रिमिनल कहा जाता है। वीमियर रिपब्लिक का कहना था कि हमारे देश के जो, हमारी गवर्नमेंट के जो सोल्जर हैं, केम टू बी प्लेस अबव सिविलियन, उनका स्थान जो है सिविलियन से ऊपर है। लेकिन जब वहां की मीडिया ने इस बात को जो है हाईलाइट किया और पता लगा लिया कि बेचारे जो सोल्जर हैं उनकी दशा तो और भी ज्यादा खराब है। युद्ध के समय उनको ट्रेंचेस में रहना पड़ता है, पॉइजनस गैस को झेलना पड़ता है। जब वो सोल्जर्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को, उनके कॉप्स को, सब को चूहे खा जाते हैं नोच नोच कर, और जो जिंदा सोल्जर होते हैं वो देखते रहते हैं। तो उनकी दशाओं को जो उजागर किया मीडिया ने, तब मालूम पड़ा कि सोल्जर की स्थिति वहां पर और भी ज्यादा खराब हो गई है। वीमियर रिपब्लिक वॉज क्रश्ड बाय द वॉर वेटरन। जब भी कैथोलिक जो होते थे, डेमोक्रेटिक कैथोलिक, जब इसका विरोध करते थे, जब इकट्ठा होते थे वीमियर के पास आकर के, तो ये क्या करते थे? अपनी सेनाएं भेज देते थे, फ्री कॉप्स बोला जाता था। जो वॉर वेटरन होते, युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे, तो फ्री कॉप्स को भेज करके उनकी प्रदर्शन को दबा दिया था, कुचल दिया जाता था, वो भाग जाते थे। बाद में उन्होंने क्या किया? इन लोगों ने यही लोग जो सोशलिस्ट कैथोलिक डेमोक्रेट थे, उन्होंने, ये नाम से जाने गए, स्पार्टसिस्ट नाम से जाने गए। इन्होंने कहा अब हमको दूसरा एक पार्टी बनानी पड़ेगी, तो उन्होंने जो है इसका नाम क्या रख दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब उन्होंने एक नया नाम रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी भी जो है हिटलर का सामना नहीं कर पाई, क्योंकि हिटलर के आने के बाद ये भी धराशायी हुई। इसमें कभी भी सोशलिस्ट और कैथोलिक डेमोक्रेट एक हो ही नहीं पाए। ठीक है ना, कभी एक हो नहीं पाए, क्योंकि उस समय उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर को आने का मौका मिल गया था। 1923 में जर्मनी ने एलाइज को मना कर दिया, अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उस पर जो पेनाल्टी लगाई गई थी ना, 6 बिलियन पाउंड्स की, तो वो कहता है अब हम नहीं दे पाएंगे। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया उसका रूर। रूर एक इंडस्ट्रियल एरिया था, तो उसने कहा नहीं दोगे तो हम जाओ इसको, इस पर कब्जा कर लेंगे। तो उसने, फ्रांस ने जो है जर्मनी का एक रूर जो था, इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो अब जर्मनी क्या करे? तो जर्मनी ने उसका रिएक्शन देने के लिए अपने घर में प्रिंटिंग पेपर मनी छापना चालू कर दिया, खूब सारे पैसे छापने लगा। अब जर्मन की जो करेंसी थी, मार्क थी, जर्मन मार्क जिसको बोलते थे, उसकी वैल्यू गिर गई। अगर हम देखा जाए $1 से तुलना करें, तो जुलाई के महीने में $1 24,000 मार्क्स के बराबर था, जो कि मार्क क्या होता है? जर्मनी की करेंसी होती है। अगस्त में वही $1 किसके बराबर हो गया? 3,53,000 के। और दिसंबर आते आते जानते हो आप कितना है? 98 करोड़ 86, ठीक है ना, 8,60,000, करोड़ों में चली गई। यानी कि $1 जो 24,000 हो रहा था, अब वो करोड़ों में हो गया, उसकी वैल्यू बराबर। यहाँ तक कि जर्मन वालों को जब कोई ब्रेड भी लेनी होती थी, अब वहां पर दाम तो बढ़ ही चुके थे, चीजों के दाम बढ़ गए थे, हाई प्राइस हो गए थे। तो वहां पर अगर ब्रेड भी लेने जाना है तो बैलगाड़ी में भर कर नोट लेके आते थे ब्रेड लेने के लिए। तो उस, जब हाई प्राइसेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी बेसिक
चीजें लोग खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। यानी कि जब चीजें जो होती हैं वो हाथ से निकल जाती हैं, देश की हालत जो हाथ से निकल जाती है, उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो इतनी ज्यादा चीजों के दाम बढ़ गए कि नोट बैलगाड़ी में लाद के लाने पड़ रहे। समझ रहे हैं? ये हो गया आपका यूएसए। अब देखो जर्मनी की हालत तो बहुत ही खराब हो गई। कितने सारे उसने जो है करेंसी छाप दी, उसके देश की जो है वैल्यू जो है करेंसी की गिर गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। यूएसए ने अब कौन मदद करने को आएगा? तो यूएसए ने हाथ बढ़ाया जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने का। और उसने ऐसे हाथ तो कोई देता नहीं पैसा मदद, तो उसने एक प्लान बनाया, डॉस प्लान। अगर एग्जाम में आ जाए डॉस प्लान, तो डॉस प्लान के अंतर्गत कुछ नियम थे कैसे वो रिकवरी करेगा, कैसे वो जर्मनी से पैसा बाद में धीरे धीरे ले लेगा। फिलहाल उसने शुरुआती तौर में मदद की। 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी को लगा कि हमारे देश में स्टेबिलिटी आ गई और रिकवरी होना शुरू हुई। जैसे ही उसको लगा, अगले साल 1929 को जो है यूएसए की जो एक्सचेंज होती है, जो शेयर मार्केट होती है, जिसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश हो गई। तो 1929 याद रखिएगा, द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसमें शेयर मार्केट बैठ गई थी। समझ में आ गई? और जिसके कारण वहां के जो व्यापारी थे, जो शेयर में पैसा लगा रखे थे, उन्होंने एक दिन में 13 मिलियन शेयर एक दिन में बेच दिया कि जितने में बिके हमारा पैसा तो वापस आ जाए। तो 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड वन डे, एक दिन में बेच दिए गए। ये जो डिप्रेशन था 1929 से 1932 तक बना रहा, खत्म नहीं हुआ, ये चलता ही रहा। और जिसका असर तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिखाई दिया। यूएसए में खास तौर पर, यूएसए में क्या हुई, उसके कहा की फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई, बैंकों में ताले पड़ गए, यूएस की जो इकोनॉमी थी वो आधी रह गई। ठीक है, फार्मर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, यानी कि हर कोई परेशान हुआ। जर्मनी और यूएसए को डर लग रहा था, जो लोन दे रखा है वो लोग दे नहीं रहे हैं, उसके पास पैसे की वापस रिकवरी नहीं हो रही है, उसमें परेशान। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, जर्मनी पे क्या असर हुआ? जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी घट गया, 40% रह गया। यहाँ जो भी पैदा करते थे वो घट के कितना आ गया, 40%। ये 1932 की बात बता रहे हैं। वहां के जर्मनी में रहने वाले जो लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने अपनी जॉबें खो दी। जो मजदूरी दी जाती थी वो रिड्यूस कर दी गई और कम दी जाने लगी। लगभग 6 मिलियन लोग जो है जर्मनी में अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। बेचारे वो तख्ती लगा करके यहाँ वहाँ घूमते थे कि काम मिल जाए, जितने पैसा भी दो उतने में पैसे काम हो, उसको बोलते हैं प्ले कार्ड। तो गले में प्ले कार्ड लगा करके नौकरी निकलते थे। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे वो खचाखच भरे हुए थे, वो नौकरी कहाँ से दें, लाइन लगी हुई लंबी। ये अफरा तफरी का माहौल हो गया था। यहाँ तक कि जो वहाँ पर रहने वाले जो मिडिल क्लास थे, जो उनको सैलरी मिलती थी या पेंशन मिलती थी, उनकी सैलरी और पेंशन उनको बहुत ही थोड़ी नजर आने लगी। क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी में जो है उसकी जो मुद्रा थी वो घट गई थी, तो उनको मिलने वाली सैलरी, पेंशन बहुत ही कम नजर आती थी। बिजनेसमैन वहाँ के बहुत परेशान हो गए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, पीजेंट थे, ये सारे लोग परेशान हो गए। जो ये हुआ था, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब वीमियर रिपब्लिक पे भरोसा उठ गया था। वीमियर रिपब्लिक को भी लग रहा था हमारी स्थिति फ्रेजाइल हो गई, कभी भी हमारी सरकार जा सकती है, जनता उग्र हो सकती है, हम पे अटैक कर सकती है, हमारी जा सकती है। तो बेचारा वहां की गवर्नमेंट ने, जो राष्ट्रपति था, वो बार बार उसने आर्टिकल 48 लगाना चालू किया। एग्जाम में आ जाता है आर्टिकल 48 क्या होता है। वो राष्ट्रपति को इनामरस पावर मुहैया कराता है, बहुत सारी पावर देता है, जिसके तहत वो इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी लगा सकता है, आपातकालीन, सस्पेंड सिविल राइट्स, नागरिकों को दिए जाने वाले राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। और पूरा देश है रूल बाय डिक्री, पूरा देश जो है रूल बाय डिक्री चलेगा। इस तरीके से पूरा अफरा तफरी हो गई थी जर्मनी में। हालत जो है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली हर तरीके से खस्ता हो चुकी थी। गवर्नमेंट भी जाने वाली थी और इकोनॉमिकल तो कमजोर हो ही चुका था। ऐसी स्थिति थी, वहां की जनता उग्र हो गई थी, वो कभी भी हमला कर सकती थी, वीमियर रिपब्लिक से भरोसा ही उठ गया था। अब यहाँ पर अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, अब उसको जो है एडोल्फ हिटलर,
जो जर्मनी का डिक्टेटर था, तानाशाह था, उसको आने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो जब हम आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में बताएंगे, जो जर्मनी का डिक्टेटर था, कैसे वो आया, उसने कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।